नमस्कार। आज हम कुछ बेहद निजी और मार्मिक पन्नों को पलटेंगे। हमारे सामने है एन फ्रैंक की द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के कुछ महत्वपूर्ण अंश और साथ ही रॉबिन क्लेन की एक छोटी कविता है अमांडा। ये स्रोत हमें एक असाधारण दौर में जी रही एक साधारण लड़की के विचारों की झलक देते हैं और एक और युवा मन पर पड़ते बाहरी दबावों की भी। तो आज का हमारा इरादा क्या है? हम एन फ्रैंक की दुनिया में उतरना चाहते हैं, उनकी डायरी के जरिए उनके जीवन, उनके डर, उनकी उम्मीदों को और वो जो भयानक दौर था जिसमें वो छिपी ही थी, उसको महसूस करना चाहते हैं। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों एक 13 साल की लड़की की निजी बातें दुनिया के लिए इतनी जरूरी बन गई। और फिर अमांडा कविता के जरिए हम देखेंगे कि बाहरी दुनिया की रोक-टोक एक बच्चे के मन पर कैसा असर डाल सकती है। बिल्कुल। और ये व्यक्तिगत कहानियां खासकर ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में लिखी गईं, वो इतिहास को एक मानवीय चेहरा देती हैं। एन फ्रैंक की डायरी सिर्फ एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है ना, ये तो नाजी आतंक के साये में रोजमर्रा की जिंदगी, भावनाओं और संघर्षों का एक जीवंत दस्तावेज है। ये हमें बड़ी घटनाओं के पीछे के व्यक्तिगत अनुभव को समझने का मौका देती है, जो सिर्फ तारीखों और आंकड़ों से वो संभव नहीं है। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए पहले एन फ्रैंक से मिलते हैं। कौन थी वो? स्रोत हमें बताते हैं कि वो जर्मनी में जन्मी एक यहूदी लड़की थी। नाजी शासन के आने के बाद उनका परिवार सुरक्षा के लिए एम्स्टरडैम, नीदरलैंड्स चला गया। लेकिन जब जर्मनी ने नीदरलैंड्स पर भी कब्जा कर लिया तो वो वहीं फंस गए। हाँ, और यहूदियों पर जुल्म बढ़ते गए। जुलाई 1942 में उनके परिवार को 4 और लोगों के साथ छिपने पर मजबूर होना पड़ा। वे एन के पिता ऑटो फ्रैंक के ऑफिस की इमारत में बने एक गुप्त हिस्से में छिप गए, जिसे सीक्रेट एनेक्स कहा गया। और ये छिपना कितने समय चला? लगभग 2 साल। जरा सोचिए, लगातार डर के साए में एक बंद सी जगह में रहना। फिर अगस्त 1944 में किसी की मुखबरी पर उन्हें पकड़ लिया गया। उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया गया। ये नाजियों के यातना और मृत्यु शिविर थे। और दुर्भाग्यवश एन और उनकी बहन मार्गोट की बर्गन बेल्सन कैंप में टाइफस से मृत्यु हो गई। ये उन शिविरों में फैलने वाली एक भयानक बीमारी थी। ऑटो फ्रैंक उस समूह के अकेले सदस्य थे जो बच निकले। युद्ध के बाद उन्होंने ही एन की डायरी को प्रकाशित करवाया। और ये डायरी एन को उनके 13वें जन्मदिन पर मिली थी, छिपने से कुछ ही हफ्ते पहले। ये जानकर भी हैरानी होती है कि इतने भयानक माहौल के बीच उनके मन में सपने पल रहे थे। जैसे उन्होंने 10 अक्टूबर 1942 को लिखा था अपनी एक तस्वीर के बारे में, ये एक तस्वीर है जैसी मैं हमेशा दिखना चाहूंगी, तब शायद मुझे हॉलीवुड आने का मौका मिलेगा। एक किशोरी की कितनी स्वाभाविक इच्छा है ये। हाँ, और यही इस डायरी को इतना शक्तिशाली बनाता है। वो भयानक वास्तविकता और एक युवा मन की सामान्य इच्छाओं और सपनों का वो मिश्रण। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास के क्रूर पन्नों के बीच भी व्यक्तिगत जीवन और उसकी आकांक्षाएं वो जारी रहती हैं। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि एन ने डायरी लिखना शुरू ही क्यों किया? वो खुद लिखती हैं कि ये उनके लिए एक अजीब अनुभव था, क्योंकि उन्होंने पहले कभी लिखा नहीं था और उन्हें लगा कि बाद में कौन एक 13 साल की लड़की के विचारों में दिलचस्पी लेगा। हाँ, ये शुरुआती झिझक तो स्वाभाविक लगती है, लेकिन फिर वो कहती हैं कि उन्हें लिखने की इच्छा हुई और उससे भी बढ़कर अपने मन की बातें बाहर निकालने की जरूरत महसूस हुई। यहीं पर वो मशहूर पंक्ति आती है, कागज में लोगों से ज्यादा धैर्य होता है। ये बहुत कुछ कहती है ना? बिल्कुल। स्रोत ये भी बताते हैं कि उनके पास प्यार करने वाले माता पिता थे, एक बहन थी, बहुत सारे दोस्त थे, फिर भी वो एक सच्चे दोस्त की कमी महसूस कर रही थी। ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है ना? बिल्कुल। और यहीं से ये दिलचस्प हो जाता है। ये सिर्फ आप कह सकते हैं किशोरावस्था का आम अकेलापन नहीं था, हालांकि वो भी इसका हिस्सा रहा होगा। उनकी जो भयावह परिस्थितियां थीं, यहूदी होने के कारण समाज से कटना और फिर छिपकर रहना, इस अकेलेपन के एहसास को उन्होंने कई गुना बढ़ा दिया होगा। ऐसे में डायरी सिर्फ लिखने की जगह नहीं बनी, बल्कि एक जरूरी साथी, एक मनोवैज्ञानिक सहारा बन गई। उन्होंने इसे कोई निर्जीव वस्तु नहीं माना। हाँ, उन्होंने डायरी को एक नाम भी दिया, किटी, जैसे वो किसी जीवित दोस्त को लिख रही हों। वो कहती हैं कि दोस्तों के साथ हंसी मजाक तो होता था, पर गहरी दिल की बातें वो नहीं हो पाती थीं। उन्हें लगता था कि शायद कमी उन्हीं में है कि वो लोगों के करीब नहीं आ पाती। ये एहसास कि आप समझे नहीं जा रहे हैं, ये किशोरावस्था में आम है, पर एन के लिए ये छिपने की वो जो घुटन भरी जिंदगी थी, उसमें और तीव्र हो गया होगा। किटी वो सुरक्षित स्थान बन गई
जहां कोई रोक टोक नहीं थी, कोई फैसला सुनाने वाला नहीं था। वो अपने डर, अपनी निराशाएं, अपनी उम्मीदें, अपनी बदलती भावनाएं सब कुछ किटी के साथ साझा कर सकती थी। ये उनके लिए अपने विचारों को समझने और भावात्मक संतुलन बनाए रखने का एक तरीका भी था। और उन्होंने किटी को सीधे अपनी रोजमर्रा की बातें बताना शुरू नहीं किया, पहले उसे अपने परिवार और जीवन का परिचय दिया। ऐसा क्यों? जैसा कि वो लिखती हैं, ताकि किटी उनकी कहानियों को बेहतर समझ सके। ये दिखाता है कि वो किटी को वाकई एक दोस्त की तरह देख रही थीं, जिसके साथ एक रिश्ता बनाना जरूरी है। इस परिचय में वो अपने माता पिता की शादी, बहन मार्गॉट का जन्म, फ्रैंकफर्ट में अपना जन्म 12 जून 1929, हॉलैंड आना, वहाँ उनका स्कूल मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, फिर जूइश लाइसिम, और अपनी प्यारी दादी की बीमारी और मृत्यु जनवरी 1942 का जिक्र करती हैं। वो दादी वाला हिस्सा बहुत मार्मिक है। वो लिखते हैं कि 1942 के जन्मदिन पर उन्होंने दादी की याद में भी एक मोमबत्ती जलाई थी। हाँ, ये छोटी छोटी बातें उनके भावनात्मक जुड़ाव और संवेदनशीलता को दर्शाती हैं। ये परिचय हमें सिर्फ तथ्य नहीं बताता, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे एक सामान्य प्यार भरे परिवार का जीवन अचानक नाजी नफरत की भेंट चढ़ गया। छिपने की तनावपूर्ण स्थिति में भी इन यादों को सहेजना और लिखना शायद उनके लिए अतीत के सामान्य जीवन से जुड़े रहने का एक तरीका था, एक लंगर की तरह। सही कहा। अब आते हैं उनकी डायरी की एक खास एंट्री पर। शनिवार 20 जून 1942। ये छिपने से ठीक पहले की बात है, जब वो स्कूल जा रही थी। स्कूल में नतीजों का दिन आने वाला है। हाँ, वो लिखती हैं, पूरी क्लास डरी हुई है, जूतों में कांप रही है। कौन अगली क्लास में जाएगा, कौन पीछे रह जाएगा, यही तनाव है। बच्चे आपस में शर्तें लगा रहे हैं। एन और उनकी सहेली 2 लड़कों पर हंस रही हैं, जिन्होंने अपनी छुट्टियों की सारी बचत दांव पर लगा दी है। वो कहती हैं कि उनकी नज़र में तो क्लास के 1/4 बच्चे निकम्मे हैं, जिन्हें फेल हो जाना चाहिए। लेकिन फिर मजाक में कहती हैं, शिक्षक पृथ्वी पर सबसे अप्रत्याशित प्राणी होते हैं। वो खुद गणित को लेकर थोड़ी चिंतित है, बाकी विषयों में पास होने का उन्हें यकीन है। हाँ, और इसी एंट्री में वो अपने गणित के टीचर मिस्टर कीसिंग का दिलचस्प किस्सा सुनाती हैं, जिन्हें वो थोड़ा पुराने ख्यालों का मानती थीं। मिस्टर कीसिंग एन के क्लास में ज्यादा बात करने से परेशान थे। अच्छा, तो कई बार चेतावनी देने के बाद उन्होंने सजा दी? हाँ, सजा के तौर पर एन को निबंध लिखने को कहा। विषय था एक बातूनी, अ चैटरबॉक्स। पहले तो एन को समझ नहीं आया कि इस पर क्या लिखें, लेकिन फिर उन्होंने सोचा और 3 पेज का निबंध लिख डाला। 3 पेज? और उसमें तर्क क्या दिया उन्होंने? उन्होंने लिखा कि बात करना तो छात्र का एक गुण है। वो कोशिश करेंगी कि कम बात करें, पर पूरी तरह चुप नहीं रह सकती, क्योंकि ये गुण उन्हें अपनी माँ से विरासत में मिला है, और विरासत में मिली चीजों को बदला नहीं जा सकता। कमाल का तर्क है, वाकई बहुत चतुर। मिस्टर कीसिंग की क्या प्रतिक्रिया थी इस पर? मिस्टर कीसिंग को हंसी तो आई, लेकिन जब एन ने अगली क्लास में फिर बात करना बंद नहीं किया, तो उन्होंने एक और निबंध दे दिया, एक असुधार्य बातूनी, एन इनकरेजेबल चैटरबॉक्स। फिर से? हाँ, एन ने वो भी लिख कर दे दिया। 2 क्लास तक शांति रही। लेकिन फिर तीसरी बार मिस्टर कीसिंग ने और कड़ा रुख अपनाया होगा। बिल्कुल, तीसरी बार उन्होंने कहा, एन फ्रैंक, सजा के तौर पर क्वैक 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 बोली मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स शीर्षक पर निबंध लिखो। पूरी क्लास हंस पड़ी। एन भी हंसी, पर अब उन्हें लगा कि बातूनीपन पर वो अपनी सारी मौलिकता वो खर्च कर चुकी हैं। यहीं पर उनकी दोस्त सैन ने मदद की पेशकश की, जो कविता लिखने में अच्छी थी। हाँ, और उन्होंने तय किया कि निबंध कविता के रूप में लिखा जाए। वाह! बिल्कुल, एन समझ गए कि मिस्टर कीसिंग इस अजीब शीर्षक से उनका मजाक उड़ाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने तय किया कि वो मजाक उन्हीं पर उल्टा पड़ जाए। और उन्होंने जो कविता लिखी वो शानदार थी। कविता किस बारे में थी? क्या लिखा था उसमें? वो एक बत्तख माँ और एक हंस पिता के बारे में थी, जिनके 3 बत्तख के बच्चे थे, और पिता ने उन बच्चों को इसलिए काट डाला या चोंच मार मार कर मार डाला क्योंकि वे बहुत ज्यादा क्वैक क्वैक करते थे। ओहो, ये तो सीधा मिस्टर कीसिंग पर ही निशाना था। उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? डर नहीं लगा उन्हें? किस्मत से मिस्टर कीसिंग ने इसे सही भावना से लिया। उन्हें कविता पसंद आई, वो हंसे। उन्होंने उसे क्लास में पढ़ा, अपनी टिप्पणियां भी जोड़ी और दूसरी क्लासों में भी पढ़वाया। और सबसे अच्छी बात, उसके बाद उन्होंने एन को क्लास में बात करने की इजाजत दे दी और कोई अतिरिक्त होमवर्क भी नहीं दिया, बल्कि वो खुद भी कभी कभी मजाक करने लगे। अरे वाह! तो एन ने अपनी हाजिर जवाबी और रचनात्मकता से न सिर्फ सजा से छुटकारा पाया, बल्कि टीचर का रवैया भी बदल दिया।
हाँ, ये किस्सा एन के चरित्र के कई पहलुओं को उजागर करता है। उनका लचीलापन, उनकी बुद्धिमत्ता, उनका हास्यबोध और मुश्किल परिस्थितियों में भी रचनात्मक समाधान खोजने की उनकी क्षमता। यह दिखाता है कि भयानक दौर में घिरने से पहले वो कैसी थीं, एक सामान्य, शरारती लेकिन बेहद प्रतिभाशाली और जिंदा दिल किशोरी। और ये भी कि मिस्टर कीसिंग, जिन्हें एन ने शुरू में सख्त समझा था, उतने भी कठोर नहीं थे और एक छात्रा की रचनात्मकता की सराहना कर सकते थे। एन की बात सही साबित हुई, शिक्षक वाकई अप्रत्याशित होते हैं। एन की रचनात्मकता और आंतरिक शक्ति, ये बाहरी दबावों से निपटने का उनका तरीका था। ये दिखाता है कि बाहरी परिस्थितियों के बीच भी इंसान अपनी एक निजी आंतरिक दुनिया बना लेता है। संयोग से हमारे स्रोत में एक और नजरिया है जो बाहरी निर्देशों और उनसे बचने की एक आंतरिक कोशिश को दिखाता है, हालांकि बिल्कुल अलग संदर्भ में। यह है रॉबिन क्लेन की कविता अमांडा। नाखून मत काटो अमांडा, कंधे उचकाना बंद करो, सीधी बैठो, होमवर्क किया, कमरा साफ किया, चॉकलेट मत खाओ, मुहासों का ध्यान रखो, मेरी तरफ देखो जब बात कर रही हूँ, उदास मत दिखो। ये सब निर्देश शायद बहुत से लोगों को अपने बचपन की याद दिला दें। हाँ बिल्कुल। इसकी तुलना एन की स्थिति से करना वाकई दिलचस्प है। एन जहां जानलेवा ऐतिहासिक खतरों का सामना कर रही थीं, वहीं अमांडा रोजमर्रा की परवरिश से जुड़ी रोक-टोक झेल रही है। दोनों के दबाव बहुत अलग हैं। बिल्कुल अलग पैमाने पर हैं, लेकिन दोनों रचनाएं एक युवा मन की आंतरिक दुनिया और बाहरी नियंत्रण से आजादी की चाह को दर्शाती है। अमांडा इन निर्देशों से बचने के लिए कल्पनाओं में खो जाती है। वो सोचती है कि काश वो एक जल परी होती जो शांत हरे समुद्र में अकेले बह रही होती। फिर सोचती है कि काश वो एक अनाथ होती जो गलियों में आज़ादी से धूल में पैर घसीटती घूम रही होती, जहां खामोशी सुनहरी है और आज़ादी मीठी है। फिर वो रेपंजिल होने की कल्पना करती है, जो एक शांत टॉवर में अकेली है और उसे किसी की परवाह नहीं। कविता में अमांडा की ये कल्पनाएं कोष्ठकों में दी गई हैं, जैसे वे उसके मन के अंदर चल रही निजी बातें हों, जो उसे टोकने वाली आवाज से बिल्कुल अलग है। हाँ, ये तकनीक अमांडा की बाहरी और भीतरी दुनिया के बीच के विभाजन को उजागर करती है। जैसे एन के लिए किटी एक निजी अभयारण्य था, वैसे ही अमांडा के लिए उसकी कल्पनाएं एक पलायन का रास्ता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर है। एन अपनी डायरी का इस्तेमाल अपनी वास्तविकता को समझने, दर्ज करने और उससे जूझने के लिए कर रही थी, जबकि अमांडा की कल्पनाएं उस वास्तविकता से पूरी तरह भाग जाने का एक जरिया लगती हैं। एक ऐसी दुनिया जहां कोई निर्देश या उम्मीदें नहीं हैं। और ये कल्पनाएं जलपरी, अनाथ, रपंजिल, ये सभी अकेलेपन और बाहरी दुनिया से कटे होने की तस्वीरें हैं। ये दिखाता है कि वो शायद उन निर्देशों से कितना बोझिल और नियंत्रित महसूस करती है। संभवतः ये कविता हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि लगातार रोक-टोक और अपेक्षाएं एक बच्चे के मन पर कैसा प्रभाव डाल सकती हैं, कैसे वे उसे अपनी ही एक काल्पनिक दुनिया में पीछे हटने पर मजबूर कर सकती हैं। ये बाहरी नियंत्रण के सामने आंतरिक स्वायत्तता की जरूरत को रेखांकित करती है। कविता, हम क्या मुख्य बातें निकाल सकते हैं? क्या निचोड़ है? मेरे विचार में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एन फ्रैंक सिर्फ इतिहास का एक प्रतीक या शिकार नहीं है। वो एक जीती जागती जटिल किशोरी थी, जिसकी चिंताएं, खुशियां, डर और सपने थे जिनसे आज भी युवा जुड़ सकते हैं। उनकी डायरी का जादू इसी में है कि यह रोजमर्रा की साधारण बातों को स्कूल, दोस्त, परिवार, असाधारण परिस्थितियों के साथ बुनती है। छिपे रहना, मौत का डर, यह हमें बड़ी ऐतिहासिक त्रासदियों के मानवीय पक्ष को कभी भूलने नहीं देती। सही। और अमांडा कविता अपनी सादगी के बावजूद हमें युवा मन की स्वतंत्रता की, वो जो सार्वभौमिक इच्छा है, और बाहरी दबावों से अपनी एक निजी जगह बनाने की जरूरत, उसकी याद दिलाती है। हाँ, दोनों ही हमें बाहरी दुनिया की वास्तविकताओं और व्यक्ति के आंतरिक जीवन के बीच के तनाव और संवाद को दिखाते हैं। भले ही वे वास्तविकताएं बहुत भिन्न हों, वे हमें युवाओं की दुनिया को अधिक संवेदनशीलता से देखने के लिए प्रेरित करते हैं। एन ने जब लिखना शुरू किया था तो उन्हें शक था कि किसी को उनकी बातों में दिलचस्पी होगी। आज उनकी डायरी दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक है। इतिहास ने उनके डर को गलत साबित कर दिया और उनकी आवाज को अमर बना दिया। और यहीं पर एक अंतिम विचार छोड़ते हैं। एन ने लिखा था, कागज में लोगों से ज्यादा धैर्य होता है। आज हम डिजिटल युग में रहते हैं, जहां हर पल कुछ न कुछ साझा किया जा रहा है, जहां संवाद तुरंत होता है। ऐसे में क्या निजी तौर पर लिखने,
सोचने विचारने के लिए अब भी रगा है। क्या आज भी कागज या शायद एक निजी डिजिटल नोटपैड हमें वो धैर्यवान श्रोता प्रदान कर सकता है जिसकी जरूरत एन ने महसूस की थी? इस तेज रफ्तार हमेशा कनेक्टेड दुनिया में क्या आत्मचिंतन के लिए उस शांत निजी कोने का महत्व कम हो गया है या शायद और भी बढ़ गया है?